तो ये है ली जे योंग, जो कि जे वाई ली के नाम से भी जाने जाते हैं। जे एक्चुअली में पोते हैं ली ब्यंग चुल नाम के इंसान के, जो कि सैमसंग के फाउंडर थे। नॉर्मली ऐसे टाइप के लोग काफी आलसी और बिगड़े हुए रहते हैं, लेकिन जे के साथ ये केस नहीं था। उन्होंने एक्चुअली में सैमसंग को ग्रो करने के लिए काफी कुछ किया है। इनफैक्ट आप तो ये कह सकते हो कि यही वो इंसान है जिन्होंने सैमसंग को एक मल्टी $100 बिलियन कंपनी बनाया है। लेकिन इतना सारा पैसा और इतनी सारी पावर एकदम आसानी से नहीं आ गई। ये सब कुछ था नतीजा बहुत सारे करप्शन का। इनफैक्ट जे तो इतने करप्ट थे कि उन्हें 2 बार जेल की सजा सुनाई गई थी। पहले उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी रिश्वत लेने के लिए और पैसों का घोटाला करने के लिए, और फिर उसके बाद उन्हें फिर से 2.5 साल की सजा सुनाई गई थी रिश्वत लेने के लिए। बट क्योंकि जे कोरिया के सेकंड रिचेस्ट इंसान थे, आई डोंट थिंक आपको ये सुन के सरप्राइजिंग लगेगा कि उन्होंने जेल में ज्यादा समय नहीं बिताया, जो कि एक्चुअली में एकदम ठीक था। प्रोसिक्यूटर का मेन गोल ये नहीं था कि जे को जेल की सजा हो, बल्कि उनका मेन गोल ये था कि वो पावर से हट जाएं, जो कि उनको पब्लिकली एक्सपोज करने के बाद हो चुका था। अब 5 साल से भी ज्यादा बीत चुके थे और ऐसे लग रहा था कि जे वाई ली के सैमसंग का दौर अब खत्म हो चुका था। लेकिन अचानक से अगस्त 2022 में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल ने जे को माफ कर लिया, और उसके 2 महीने के बाद ही जे फिर से सैमसंग में वापस आ गए चेयरमैन के तौर पर, जिस पोजीशन पर वो पहले 2 बार बैठ चुके हैं। अब आप तो पक्का प्रेसिडेंट यून सुक योल को ब्लेम कर रहे होगे, राइट? कि ऑफ कोर्स ये ऐसे ही पॉलिटिशियन है जिन्हें अमीर लोग और बिजनेसमैन कंट्रोल करते हैं। अब हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन प्रेसिडेंट ने ये चीज अकेले नहीं की थी। देखो एक्चुअली में प्रेसिडेंट योल ने जे को माफ अमेरिका की वजह से किया था। तो आखिर कैसे जे इतने पावरफुल बन गए, फिर उसके बाद उनका नाम इतना बदनाम हो गया, और इन सब के बावजूद वो फिर से गद्दी पर वापस बैठ गए? शुरुआत से देखे तो जे की कहानी शुरू होती है 23 जून 1968 को सियोल साउथ कोरिया में। उस समय पर ऑलरेडी सैमसंग का बिजनेस काफी बड़ा हो चुका था और वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में थे, जैसे कि ग्रोसरी एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी और रिटेल भी। लेकिन भले ही सैमसंग ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल थी, उन्होंने अभी तक तो इन इंडस्ट्रीज में एंट्री ही नहीं ली थी जिसके लिए वो आज सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस। और बाद में जाकर जे के पिताजी ली कुन ही वो इंसान थे जिन्होंने इस इवोल्यूशन को लाया, जिसकी वजह से सैमसंग फैमिली में अगले गद्दी पर बैठने वाले वो ही बने। लेकिन ये सब कुछ जब हो रहा था तब जे बस एक छोटे से बच्चे थे जो कि स्कूल जाते थे। और आई डोंट थिंक ये आपको सुन के सरप्राइजिंग लगेगा कि जे ने जाकर सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, जो कि साउथ कोरिया के आईआईटी के बराबर है। वहां पर उन्होंने ईस्ट एशियन हिस्ट्री की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने केईओ यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए किया, और फिर हार्वर्ड में जाकर उन्होंने 5 साल तक ट्राई किया कि वो अपनी पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये कभी भी फिनिश नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो वापस आ गए और फिर अपने फैमिली बिजनेस को 1991 में ज्वाइन कर लिया। बाय द वे, जब भी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने की बात आती है तब मैं आपको बता दूं कि वहां पर उनका रॉयल वेलकम किया गया था, क्योंकि उनको डायरेक्टली ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बना दिया गया था सिर्फ 23 साल की उम्र में। और इसके कुछ ही समय बाद उन्हें चीफ कस्टमर ऑफिसर के पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया था, और ये एक ऐसी पोजीशन थी जो कि सिर्फ इन्हीं के लिए बनाई गई थी। अब ऑब्वियसली जे को नेपोटिज्म की वजह से बहुत फायदा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने में टैलेंटेड नहीं थे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे फैमिली मेंबर्स ने कंपनी में जे के जितना इम्पैक्ट लाया हो। इस चीज के बावजूद कि उन सभी को बहुत अच्छी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस मिली थी, और इस चीज का मेन रीजन ये है कि जे ने सैमसंग में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर पर फोकस किया। फॉर एग्जांपल, उनकी बहन ली बू जिन ने हॉस्पिटैलिटी के पाथ पर जाने का फोकस किया, और वो बाद में जाकर होटल शीला की सीईओ बनी। होटल शीला एक लग्जरी कोरियन होटल चेन है जो कि सैमसंग के साथ एसोसिएटेड है, और उसी की तरह उनकी दूसरी बहन ली सियो ह्यून ने फिलैंथ्रोपी के रूट को चुना, और वो बाद में जाकर सैमसंग के वेलफेयर फाउंडेशन की लीडर बनी। लेकिन हमारे लड़के जे के बहुत बड़े सपने थे, और उन्हें एग्जैक्टली पता था कि फ्यूचर किस चीज में है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये चीज उन्होंने 3 अलग चीजों के रूप में लाई, जिसमें से पहली थी मेमोरी चिप्स। 1999 में सैमसंग ने दुनिया की पहली 1 GB नैंड फ्लैश को डेवलप किया, और उसके बाद सैमसंग इसे बहुत जल्दी इनोवेट करते गया। 2 GB 2002 में, 4 GB 2003 में, 8 GB 2004 में, 16 GB 2005 में, 32 GB 2006 में, और 2007 में 64 GB। और अगर आप इतनी तेज इनोवेशन को सैमसंग के रिसोर्सेज
रिसोर्सेज, ताकत और कनेक्शंस के साथ कंबाइन करते हो तो आई डोंट थिंक आपको ये सुन के सरप्राइजिंग लगेगा कि सैमसंग मेमोरी स्पेस का राजा बन चुका था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई क्योंकि इसी की वजह से बाद में जाकर जे को जेल से बेल मिली। लेकिन ये तो सिर्फ सैमसंग के अंदर जे के कॉन्ट्रीब्यूशन की शुरुआत थी। उनका अगला बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था उनके टीवीज। अब ऐसा नहीं था कि सैमसंग के टीवीज कंपटीशन से बेटर थे, मगर सैमसंग अपने टीवीज को कंपटीशन से बेटर मार्केट जरूर करता था। वो लोग बहुत सारे टेक इवेंट्स को अटेंड करते थे जहां पर वो लोग बहुत सारी चीजों का शो ऑफ करते थे, जैसे कि बड़े बड़े टीवीज, सुपर हाई रेजोल्यूशंस और बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक्स। उन्होंने बहुत सारी चीजें इंक्लूड की, जैसे कि 3D टीवीज, कर्व्ड टीवीज, OLED, QLED, नियो QLED और पता नहीं क्या क्या। मगर ऐसा नहीं है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज गिमिक्स थी। फॉर एग्जांपल OLED एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी सिर्फ सैमसंग के मार्केटिंग की वजह से बिक रही थी, जिसकी वजह से सैमसंग टीवी मार्केट में लगातार 17 सालों तक नंबर 1 रह चुकी है। और ये सारी चीजों के पीछे के इंसान थे जे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेमोरी और टीवी बड़ी चीजें हैं, तो आप शायद से भूल चुके हो कि सैमसंग एक और इंडस्ट्री डोमिनेट करती है, जो कि है स्मार्टफोन्स। मुझे नहीं लगता कि इस चीज को तो एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है। अकेले गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के ही सैमसंग 200 करोड़ यूनिट्स बेच चुका है। और सैमसंग के मुताबिक जे ने इन सारे सेक्टर्स में बहुत कीमती कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो ऑफ कोर्स ये चीज सेंस बनाती है कि बाद में जाकर जे ने ही कंपनी पर टेक ओवर किया। मगर इसके पहले एक बहुत डरावनी चीज हो गई। 2008 में जे के पिताजी ली कुन ही ने अपने चेयरमैन के पोजीशन से रिजाइन कर दिया। नॉर्मली ये एक काफी ग्रेट न्यूज होती। ली ने जस्ट अपने सैमसंग के चेयरमैन के तौर पर एक लेजेंडरी टाइम कंप्लीट किया था और वो नए जनरेशन के लिए जगह बनाने के लिए रिटायर हो रहे थे, राइट? वेल, एक्चुअली में ये चीज इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। ली इसीलिए रिटायर नहीं हुए क्योंकि उन्हें रिटायर होना था। उन्होंने रिजाइन इसलिए किया क्योंकि उन्हें जबरदस्ती रिटायर होना पड़ा। हुआ ये था कि ली को टैक्स एवेजन के चार्जेस पर गिरफ्त में लिया गया था और इसकी वजह से उन्हें 3 साल का एक सस्पेंडेड सेंटेंस मिला और $109 मिलियन का फाइन भरना पड़ा। अब ये अपने में ही सैमसंग के लिए एक बहुत बुरी पब्लिसिटी थी, लेकिन उन्हें असली चिंता थी एक पोटेंशियल पॉलिटिकल क्राइसिस की। प्रोसिक्यूटर्स तो सैमसंग पे ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि सैमसंग ने बड़े बड़े साउथ कोरियन मंत्रियों को और ब्यूरोक्रेट्स को रिश्वत दी है और अगर ये सब कुछ कोर्ट में प्रूव हो जाता तो सैमसंग तो लिटरली बर्बाद जैसा हो जाता। तो इसीलिए ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए ली ने काफी सारे एग्जीक्यूटिव्स के साथ मिलकर रिजाइन किया, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर्स पीछे हट गए और उन्होंने रिश्वत के इल्जाम को हटा दिया। अब भले ही ली इस सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से साइड हो चुके थे, लेकिन हम ये सेम चीज जे के बारे में नहीं कह सकते हैं। ली ने अपने परिवार के नाम को बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से जे के लिए कंपनी पर टेक ओवर करना बहुत मुश्किल बन गया। लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लोग अपने परिवार के नाम को बचाने के लिए लिटरली कुछ भी करने को तैयार थे, इंक्लूडिंग लिटरली साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को रिश्वत खिलाना, जिनका नाम है ली म्यूंग बाक। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि ये चीज एक्चुअली में हुई थी। ली म्यूंग बाक को इवेंचुअली 15 साल की सजा सुनाई गई उस रिश्वत को एक्सेप्ट करने के लिए और ली कुन ही को माफ करने के लिए। आई थिंक ये चीज काफी क्लियर है कि प्रेसिडेंट को उस रिश्वत को लेने की वजह से काफी रिग्रेट फील हो रहा होगा। लेकिन हम ये सेम चीज ली कुन ही के बारे में नहीं कह सकते हैं। ली 2010 में सैमसंग के अंदर चेयरमैन के तौर पर वापस आए क्योंकि वो माफ किए गए थे, जिससे हमें पता चलता है कि वो रिश्वत उनके लिए तो काफी वर्थ इट थी। अब क्योंकि ली फिर से इंचार्ज बन गए, इसकी वजह से उनके बेटे जे भी कंपनी के अच्छे लोगों की लिस्ट में आ गए, जिसकी वजह से जे को 2012 में वाइस चेयरमैन बना दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हो, इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लीडर्स के पास किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए करोड़ों तरीके हैं। आपने अगर टैक्स एवेजन किया है तो नो प्रॉब्लम, आपने रिश्वत ली है तो नो प्रॉब्लम। ये चीज मुझे काफी ज्यादा अजीब लगती है। बट इसके पहले कि हम वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आएं, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे यूट्यूब इस कंटेंट को और भी ज्यादा लोगों को रेकमेंड करता है, जिसकी वजह से हम और भी बेटर क्वालिटी के वीडियोस आप तक ला पाते हैं। बट एनीवेज, ली ने जेल को तो अवॉइड कर लिया था, लेकिन वो अपनी बुरी सेहत को अवॉइड नहीं कर पाए। 2014 में ली को एक हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा और भले ही वो ठीक तो हो चुके थे, लेकिन इसकी वजह से उनके बेटे जे ही बेसिकली सैमसंग के चेयरमैन बन चुके थे। जिससे हम आते हैं जे और कानून के झमेले में। उनके फैमिली की हिस्ट्री को देखते हुए जे ने शायद से कई सारी चीजें कानून को मोड़कर की होंगी, वो भी कई सालों तक। मगर जिस चीज की वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया वो था एक और साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को रिश्वत देना, जिनका नाम था पार्क गिन ही। पता ये चला कि एक मर्जर कराने के लिए जे ने $38 मिलियन की रिश्वत दी थी प्रेसिडेंट के दोस्तों को और उनके कलीग्स
को। सैमसंग के पास बाद में कोई चॉइस नहीं बचा था और इवेंचुअली उन्होंने एडमिट किया कि उन्होंने इन पैसों को दिया था, लेकिन उनका कहना था कि ये तो बस उन्होंने एक चंदे की तरह दिया था और जे को कोई आइडिया नहीं था कि ये सब लोग प्रेसिडेंट के करीब हैं। ये ऑब्वियसली एकदम बकवास था और जे को अनसरप्राइजिंगली बाद में गिल्टी पाया गया पर्जरी, एम्बेजलमेंट और ब्राइबरी के केसेस पर, जिसकी वजह से उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। एक और चीज जो कि बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है वो ये है कि उन्होंने जेल में 5 साल नहीं बिताए। जेल में सिर्फ 1 साल बिताने के बाद सोल हाई कोर्ट ने पता नहीं कैसे अपने जादू से उनके सेंटेंस को आधा कर दिया और फिर बाद में सस्पेंड भी कर दिया। इसका मतलब उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जे के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ साउथ कोरिया ने एक रीट्रायल को ऑर्डर किया, जिसकी वजह से जे को और 2.5 साल की सजा सुनाई गई अर्ली 2021 में। इस पॉइंट पर आते आते जे ने अपनी सारी पावर का यूज कर दिया था जेल से दूर रहने के लिए, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था और वो था बस चुपचाप जेल में अपने टाइम को काटना। लेकिन ये सब कुछ पलट गया जब इस मैटर में यूएसए की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि हमें रिसेंटली एक बहुत बड़े चिप शॉर्टेज को फेस करना पड़ा था। बाय द वे, मैं वो लेस चिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर्स में डलने वाले माइक्रो चिप्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बस एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहा था या फिर सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर भी, उन्हें कई महीनों तक वेट करना पड़ा, हो सकता है 1 साल तक भी वेट करना पड़ा बस प्रोडक्ट को लेने के लिए। और उसका मेन रीजन था सप्लाई चेन शॉर्टेज, या फिर ज्यादा डिटेल में बोलूं तो चिप शॉर्टेज। एक साइड पर तो वो बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वो प्राइसेस को बहुत ऊपर ले जा सकते थे और ज्यादा पैसे कमा सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग काफी सारे डिमांड को मिस कर रहे थे क्योंकि सिंपली वो लोग उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से ये सब की वजह से जो बाइडेन की रेप्यूटेशन भी डाउन जा रही थी। इसीलिए अमेरिका सैमसंग और टीएसएमसी के पास गया इस इशू को फिक्स करने के लिए। लेकिन उनके लिए बुरी खबर ये थी कि ली कुन ही की लेट 2020 में मौत हो गई। इसका मतलब ये सप्लाई चेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सैमसंग को एक नए लीडर की जरूरत थी, और इस जॉब के लिए और कौन ही बेटर होता इस होशियार बच्चे से जिसके अजीब एथिक्स हैं, जो है ऑफ कोर्स जे.वाई. ली। लेकिन वो लोग आखिर जे को प्रिजन से बाहर कैसे निकालते? वेल, सिंपल। अमेरिका के सबसे बड़े लॉबिंग ग्रुप का यूज करके, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इस लॉबिंग ग्रुप को फंड कौन करता है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि वो लोग अपने डोनर्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज अपने इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफी ट्रांसपेरेंट हैं, जिसमें काफी बड़ी कंपनीज भी मौजूद हैं, जैसे कि फेडेक्स, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, शेरॉन, कॉमकास्ट, फोर्ड और फाइजर भी। तो हाँ, ये ग्रुप काफी पावरफुल है। और फिर 2021 में उन्होंने करंट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल को एक प्रपोजल के साथ अप्रोच किया, जिससे वो लोग ग्लोबल चिप शॉर्टेज का समाधान निकाल सकते हैं। ये प्लान स्टार्ट हो गया और इसमें उनका पहला स्टेप था जे को अगस्त 2021 में पैरोल पे बाहर निकालना। इसका मतलब उनके दूसरे सेंटेंस के शुरू होने के सिर्फ 7 महीनों में ही वो जेल से छूट चुके थे। लेकिन ये पैरोल उन्हें इस कंडीशन पर मिला था कि जे 5 साल तक कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो ऐसे झट से सैमसंग में रिटर्न नहीं कर सकते थे। लेकिन इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ा। कुछ टाइम के लिए जे के लिए ये बेटर ही था कि वो लाइमलाइट में नहीं रहे जब तक पब्लिक सब कुछ भूल ना जाती है। उसके बाद हम सबको पता है कि वो जल्दी ही रिटर्न करने वाले थे, और एग्जैक्टली यही हुआ। छूटने के सिर्फ 12 महीनों के बाद प्रेसिडेंट यून सुक योल ने जे को अगस्त 2022 में माफ कर दिया। उन्होंने इसका रीजन ये दिया कि जे कोरियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उन्हें जेल में नहीं रहना चाहिए। इन्हें माफ करने की वजह से पब्लिक काफी गुस्सा हो गई, जिसकी वजह से एक्टिविस्ट सड़कों पर नारे लगाने लगे। लेकिन इससे ऑफ कोर्स जे तो बिल्कुल भी नहीं रुके और वो अक्टूबर 2022 में फिर से चेयरमैन बन गए। तब से लेकर अब तक मेमोरी चिप के प्राइसेस काफी गिर चुके हैं। एक्चुअली में वो तो 53% तक गिर चुके हैं। इनफैक्ट मेमोरी चिप के प्राइसेस तो इतने गिर चुके हैं कि एक ही साल में सैमसंग के प्रॉफिट्स 95% कम हो गए। अब ये सब कुछ जे के मेहनत और दिमाग की वजह से हुआ है या फिर मार्केट में नेचुरली प्राइसेस की गिरावट हुई है? इसका आंसर तो हमें नहीं पता चलने वाला। लेकिन इससे जे और उन लॉबिस्ट्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके लिए चीजें वैसी ही घटी जैसा वो चाहते थे। और ये थी कहानी कि कैसे एक क्रिमिनल सैमसंग का चेयरमैन बन गया। कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से जे को जेल में ही रहना चाहिए था या फिर ये सब कुछ सही हुआ। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 150 लाइक्स का टारगेट, तो जल्दी से जल्दी वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मगर तब तक के लिए मैं हूँ हर्ष और मिलते हैं अगले वीडियो में।